हेलो एवरीवन। जीनियस ग्लोबल एकेडमी ए फैक्ट्री ऑफ टॉपर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि 25 डेज हार्ड चैलेंज हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसका लेक्चर नंबर 7 है ये, और किसके ऊपर बेस्ड है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है। हमने यहाँ पर लिखा है गन शॉट ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। गन शॉट का मतलब क्या है यहाँ पर आप खुद ही समझ सकते हैं। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आपको 100% एक ही लेक्चर में आपको कवर हो जाएगा। देखिए, मैंने इसमें एक हेडलाइंस ये भी डाली है, एंड आईआईटी मेंस। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आईआईटी मेंस का पेपर लेंथी भी आ रहा है, थोड़ा अच्छे लेवल का भी आ रहा है। जो आईआईटी मेंस वाले बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो वो गन शॉट, अगर उनका करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लियर नहीं है तो वो गन शॉट वाला वीडियो आप देख करके जाएं। निश्चित ही करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो 100% उस सवाल को आप अटेम्प्ट करके आएंगे। और देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन सभी लेक्चर्स को आप हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस ग्लोबल एकेडमी फॉर फिजिक्स से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा खुद का अपना एप्लीकेशन है जीनियस ग्लोबल एकेडमी, और इसका लोगो आप सभी को दिखाई दे रहा है। और इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये मटेरियल पूरा फ्री कंटेंट मटेरियल में पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप इसको बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी को समराइज किया है, और समराइज करने के बाद अगर ये समरी आपको समझ में आती है, बहुत से न्यूमेरिकल्स भी हमने यहाँ पर लिए हैं, और मैंने यहाँ पर आपको ये भी बताया है कि क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के किस किस तरीके के सवाल हमसे पूछे जाएंगे, तो उस तरीके के सभी सवाल यहाँ पर हैं। तो अगर आपको वीडियो की स्पीड कम लगती है तो आप इसको और ज़्यादा स्पीड में देख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहता हूँ कि आप इसको कवर ज़रूर करें, जिससे आपको 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए, सबसे पहली स्लाइड हम यहाँ पर जानते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ्स लॉ आप सभी पढ़ के आए होंगे। किरचॉफ्स लॉ हमारे दो हैं, एक तो हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, और किरचॉफ का कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। केसीएल फर्स्ट लॉ कहलाता है और केवीएल हमारा सेकंड लॉ है। केसीएल का मतलब क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ हमसे क्या कहता है? मान लीजिए हमारे पास ये तीन वायर हैं, वायर 1, वायर 2, वायर 3। इस वायर से I1 करंट आया, और इस वायर से I2 करंट आया, और इसमें I3 करंट चला गया। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि I1 प्लस I2 करंट हमारा I3 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? इनकमिंग करंट हमेशा आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। तो यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। और देखिए, इससे आगे की बात यह है कि तीन वायर जिस पॉइंट पर मिले, या तीन या तीन से अधिक वायर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? जंक्शन पॉइंट नाम देते हैं। अब एक बात बताइए, जितना करंट हमारा आया उतना ही करंट हमारा चला भी गया, तो करंट एट जंक्शन कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ऐसा हमसे किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हमसे कहता है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी भी एक बैटरी से, ये हमारा बैटरी का सिंबल होता है, आप सभी को मालूम ही है। अगर बैटरी से हमने आई करंट ड्रॉन किया है तो बैटरी में भी वापस आई करंट ही आना चाहिए। ऐसा हमारा किरचॉफ करंट लॉ कहलाता है। इसको हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कह सकते हैं कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी आप करिए, अगर बैटरी से अगर आपने आई करंट ड्रॉन किया है तो बैटरी में भी आई करंट वापस जाना चाहिए। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अच्छा, एक बात बताइए, जितना करंट हमारा आया उतना ही करंट हमारा चला गया, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो हमारा करंट कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जितना चार्ज आया उतना चार्ज चला गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा केसीएल है, केसीएल ये किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। तो ये कहानी आपसे जान ली आपने क्या है क्या नहीं है। इस तरीके के एमसीक्यू टाइप में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि केसीएल किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए, केवीएल के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमारा क्या होता है? तो ये हमसे क्या कह रहा है? इन ए क्लोज लूप ऑफ सर्किट, किसी सर्किट की क्लोज लूप में सम ऑफ पोटेंशियल इज 0। इसका मतलब क्या है? अगर किसी भी सर्किट की अगर हम क्लोज लूप लेते हैं, क्लोज लूप का मतलब क्या है? जहां से चले वहीं पर वापस आ गए, उन सभी में पोटेंशियल का सम अगर हम करते हैं तो सभी पोटेंशियल का सम कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आई होगी क्या है क्या नहीं है।
अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक सर्किट लिया है और इस सर्किट के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा। सर्किट क्या है? इस सर्किट के अंदर हमारी लूप दी गई हैं। इस सर्किट के अंदर हमारी 3 लूप हैं। एक लूप तो हमारी ये हो गई, दूसरी लूप हमारी ये हो गई और तीसरी लूप हमारी कौन सी हो जाएगी? ए से चले बी, सी, ई, एफ, डी, ए। क्लियर है सभी को? तो यहां पर हमें लूप बताई गई हैं। इस फर्स्ट लूप हमारी कौन सी है? ए बी सी डी ए। ए बी सी डी ए लूप में अगर सम ऑफ पोटेंशियल अगर मैं करता हूं तो वो सम ऑफ पोटेंशियल कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। उसी तरीके से इस लूप में भी कौन सी लूप है हमारी? सी, ई, एफ, डी, सी। इस लूप में भी सभी पोटेंशियल का सम कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए ए बी सी ई एफ डी ए ये हमारी लूप है। इस लूप में भी सम ऑफ पोटेंशियल हमारा कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किरचॉफ लॉ का जो यूज किया जाता है, किरचॉफ लॉ का जो यूज हम करते हैं वो किसके लिए? किसी भी सर्किट की ब्रांच में अगर हमें कोई भी करंट निकालना है, इसके अलावा किसी भी सर्किट का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के जितने भी हमारे मेथड हैं, अगर उन मेथड से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाते हैं तो फाइनली हमारे पास एक मेथड रहता है, दैट इज किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ की मदद से हर सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हर सर्किट की प्रत्येक ब्रांच में आप क्या निकाल सकते हैं? करंट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा यूज है किरचॉफ लॉ का। अब देखिए किरचॉफ लॉ हमसे एक बात जरूर कहता है, किरचॉफ लॉ से अगर किसी भी सवाल को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए फर्स्ट और सेकंड लॉ की लूप की अगर हम बात करें, फर्स्ट और सेकंड लूप की अगर हम बात करें तो ये हमारी इंडिपेंडेंट लूप हैं और थर्ड लूप की अगर बात की जाए तो ये इन दोनों लूप से मिलकर के बनी है। तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट लूप हो गई। एक की पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर किरचॉफ लॉ से अगर किसी भी सवाल को सॉल्व करना है, ऑलवेज सेलेक्ट इंडिपेंडेंट लूप। ऑलवेज सेलेक्ट इंडिपेंडेंट लूप। हमेशा आप इंडिपेंडेंट लूप को ही सेलेक्ट करिए। क्लियर है सभी को? अब देखिए मैं आपको इसमें इक्वेशन बनाना सिखाता हूं कि किस तरीके से आप इक्वेशन बना पाएंगे। ध्यान दें, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी सर्किट में हमारी एक बैटरी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी बैटरी हो सकती हैं। आप एक बैटरी से भी करंट निकाल करके अगर सवाल को सॉल्व करते हैं तो भी सवाल का आंसर सही आएगा, या सभी बैटरी से भी करंट निकालते हैं तो भी सवाल का आंसर सही आएगा, या 2 बैटरी से आप करंट निकाल देते हैं बाकी बैटरी से करंट ड्रॉ नहीं करते हैं तो भी सवाल का आंसर सही आएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इससे मैंने क्या है, आई करंट ड्रॉन किया, इस बैटरी से इससे आई करंट ड्रॉन किया और ये करंट आई यहां पर पहुंचा। यहां पर 3 वायर हमारे मिल रहे हैं तो ये जंक्शन पॉइंट हो गया। इस ब्रांच में I1 करंट चला गया हमारा और इस ब्रांच में I2 करंट चला गया। यहां से I1 करंट इधर से होते हुए यहां पर भी I1 करंट और इधर से I2 करंट आया, इस जंक्शन पॉइंट पर फिर से मिले और I1 और I2 आपस में मिलकर के फिर से क्या बना दिया? I करंट बना दिया और ये I करंट फिर से इसी बैटरी के अंदर चला गया। इसका मतलब हमने KCL तो अप्लाई कर दिया, जितना करंट हमने बैटरी से ड्रॉ किया था उतना ही करंट बैटरी में वापस आ चुका है। तो इसका मतलब एट फर्स्ट वी अप्लाइड द KCL। सबसे पहले हम KCL अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये तो हमारी इंडिपेंडेंट लूप है, ये तो हमारी इंडिपेंडेंट लूप है, तो इसके लिए कोई इक्वेशन हम नहीं बनाएंगे। आप यहां पर एक चीज देख पा रहे हैं, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। I1 और I2 यहां पर 3 वेरिएबल है, लेकिन 3 वेरिएबल को हम 2 वेरिएबल में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है यहां पर I जो करंट है वो I1 प्लस I2 के बराबर है। इसका मतलब 2 वेरिएबल हमारे पास हैं और इन दोनों वेरिएबल के लिए सॉल्व करने के लिए हमें क्या है? 2 इक्वेशन चाहिए। और 2 इक्वेशन कहां से बनेंगी? 2 लूप से। और 2 लूप कौन कौन से सेलेक्ट कर लेते हैं? इंडिपेंडेंट लूप सेलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड की इक्वेशन बना करके बड़ी आसानी से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए ध्यान देने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले
लूप फर्स्ट में हमने केसीएल तो लगा दिया, अब समेशन ऑफ वोल्टेज हम करने वाले हैं कि वोल्टेज का समेशन क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, वोल्टेज का समेशन तो 0 के बराबर होगा, लेकिन सभी पोटेंशियल हमें यहां पर देखने हैं। ध्यान दें, मान लीजिए ए बी सी डी, ए का मतलब क्या है, हम ए से चले और ए पर ही वापस आ गए। देखिए ए से चला मैं, बी तक जैसे ही पहुंचूंगा तो ए से बी तक मुझे पोटेंशियल कितना मिला, वी। देखिए ये टर्मिनल नेगेटिव है और ये टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव। हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए हैं तो इसका मतलब हम बढ़े हैं, तो माइनस से प्लस की ओर गए तो ये प्लस का वी वोल्ट हो गया। क्लियर है सभी को? बी से सी तक हमें कोई भी पोटेंशियल हमें नहीं मिला, लेकिन सी से डी तक की अगर बात करें तो पोटेंशियल मिलेगा कहां पर, रेजिस्टर में। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि करंट हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया। क्लियर है सभी को? अब देखिए प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। इसमें वोल्टेज हमारे क्या मिलेंगे, V इक्वल्स टू आई आर। करंट हमारा कितना है, I2, और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, तो I माइनस के I2 R1 लिख सकता हूं। इसके अलावा नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, इस तरीके से यहां पर I2 करंट आ गया, यहां पर हम इस तरीके से आए। ठीक है, यहां पर हम इस तरीके से आए, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस मान लेता हूं और वो रेजिस्टेंस कितना है, R5। ठीक है, तो देखिए प्लस से माइनस की ओर हम जा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस के IR5, माइनस के IR5 इक्वल्स टू कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, सम ऑफ पोटेंशियल। अब देखिए इसी इक्वेशन को मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूं, यहां पर ध्यान देने की कोशिश करें। प्लस का V तो वही है, माइनस के I2 R1 हो गया, I2 R1 के अलावा माइनस के I की जगह में क्या लिख सकता हूं, I1 प्लस I2 इंटू R5 इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई। क्लियर है सभी को? अब देखिए दूसरी इक्वेशन हम यहां से जानने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा लूप हमारा कौन सा है, CEFDC। ध्यान दें, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, माइनस लेने का काम कर रहे हैं, और माइनस से प्लस की ओर अगर हम जा रहे हैं तो उसको हम क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए दूसरे लूप में हम इक्वेशन बनाने का काम कर रहे हैं, तो हम कहां से चले, सी से चले, सी से ई तक जब हम चलेंगे, सी से ई। ठीक है, जब हम C से E तक चलेंगे तो प्लस से माइनस की ओर हमारा करंट फ्लो होता है, तो ये माइनस का I1 R2 हो जाएगा, माइनस का I1 R2। क्लियर है? अब देखिए E से F तक चलेंगे तो प्लस से माइनस की ओर करंट जाता है, तो माइनस का I1 R3 हो गया। क्लियर है सभी को? अब देखिए यहां पर प्लस से माइनस की ओर करंट जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का I1 R4 करंट हो गया, वोल्टेज हो गए। ठीक है, अब देखिए D से C की तरफ जाएंगे तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो क्या लेंगे, प्लस का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस का I2 R1, और ये सभी पोटेंशियल का सम कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। आप सभी को मालूम है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो रेजिस्टेंस हैं, ये रेजिस्टेंस तो हमारे क्या होंगे, गिवन होंगे। ये वाले सभी रेजिस्टेंस हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस गिवन है। वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से हैं, एक I1 और I2। देखिए इस इक्वेशन में भी हमारे I1 I2 हैं, दो वेरिएबल दो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी हैं। तो इस तरीके से दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो ही इक्वेशन हमारी रिक्वायर्ड होती हैं। तो इस तरीके से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इक्वेशन बनाना आ गया है कि किस तरीके से हम इक्वेशन बनाते हैं, किस तरीके से नहीं बनाते हैं। सबसे पहले किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले हम केसीएल का इस्तेमाल करेंगे। जितना बैटरी से करंट ड्रॉ किया है उतना ही करंट बैटरी में वापस भी जाना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, हमेशा हम कैसी लूप सेलेक्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट लूप हम सेलेक्ट करेंगे। इंडिपेंडेंट लूप में फिर सम ऑफ पोटेंशियल हम कितने के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। और अगर हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे थे तो माइनस हमने लिया था, माइनस से प्लस की ओर जा रहे थे तो हमने क्या लिया है, प्लस लिया है। तो इस तरीके से सम ऑफ पोटेंशियल हमने यहां पर जान लिया। अब देखिए एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी सर्किट में सेम वोल्टेज की बैटरी, मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि दो बैटरी 10-10 वोल्टेज की हैं,
तो आप उन दोनों बैटरी से क्या करें, सेम अमाउंट ऑफ करंट निकालें, एक से आई निकाला है तो दूसरे से भी आई निकालें, इस तरीके से सवाल और ज़्यादा इजी हो जाएगा, एक ही इक्वेशन में सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने इस सवाल को जाना क्या है क्या नहीं है। तो अब देखिए आगे का सवाल हम सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड है। इस सवाल में मैं इक्वेशन बनाना सिखा दूंगा, सारी चीजें आपको बता दूंगा, इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद उस आंसर को आपको कमेंट करना है, और अगर आपको नहीं आता है तो फिर से मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा जिससे आप इस सवाल को समझ पाएं। वैसा मैं कह सकता हूं कि एक बार समझने के बाद फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा समझने के लिए। अब देखिए सबसे पहली बात हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या अप्लाई करना है, केसीएल। मान लीजिए मैंने इस बैटरी से क्या निकाला, I1 करंट मैंने निकाल दिया। ठीक है, I1 करंट में से I2 करंट इस वाली ब्रांच में चला गया और इस वाली ब्रांच में कितना चला गया, I1 माइनस के I2 करंट चला गया। क्लियर है सभी को? अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए, इस बैटरी से हमने I3 करंट निकाला, I3 करंट इस जंक्शन पॉइंट पर पहुंचा और I2 इस पर पहुंचा, तो इस वाली ब्रांच में कितना करंट आएगा मेरे प्यारे भाइयों, I2 प्लस I3 आएगा। क्लियर है? अब जैसे ही I2 प्लस I3 करंट यहां पर पहुंचेगा तो इसमें से I1 करंट तो इधर चला जाएगा, क्योंकि बैटरी से जितना करंट निकाला था बैटरी में उतना ही करंट वापस आना चाहिए। ठीक है, तो इस जगह पर कितना करंट रह जाएगा, I2 प्लस I3 में से I1 करंट चला गया। ठीक है, माइनस का I1 कर देंगे, और इतना करंट जैसे ही यहां पर आएगा और I1 माइनस के I2 जब आएगा तो इन दोनों का सम जब करेंगे, माइनस के I2 से प्लस का I2 कैंसिल, प्लस के I1 से माइनस का I1 कैंसिल, केवल I3 बचेगा। तो ये I3 करंट इस बैटरी के इनसाइड चला जाएगा, क्योंकि इस बैटरी से हमने I3 करंट निकाला था और I3 करंट ही हमने वापस भेज दिया। इसका मतलब हमने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हमने इस्तेमाल कर दिया है, बिल्कुल करेक्ट तरीके से हम इस्तेमाल कर पाए। दूसरा मेथड, एट फर्स्ट अप्लाई केसीएल। सबसे पहले तो हमें केसीएल अप्लाई करना है। दूसरा हमें क्या करना है, ऑलवेज सेलेक्ट इंडिपेंडेंट लूप। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, इंडिपेंडेंट लूप हमें सेलेक्ट करनी है। ध्यान दें, इंडिपेंडेंट लूप का मतलब क्या है, ऐसा ना हो कि कोई एक लूप उन दोनों लूप से मिलकर के बनी हो या किसी एक लूप से मिलकर के बनी हो, तो उसको हम डिपेंडेंट लूप हम बोलने का काम करेंगे। देखिए इंडिपेंडेंट लूप की अगर बात करें, ये वाली लूप किसी दूसरी लूप से नहीं बनी है, तो एक लूप तो हमने ये सेलेक्ट कर ली, एक लूप हमने ये सेलेक्ट कर ली, ये भी इंडिपेंडेंट लूप हो गई, और एक लूप हमारी ये हो गई, ये भी हमारी इंडिपेंडेंट लूप हो गई। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि हमारे पास 3 लूप हमारी बन जाएंगे और 3 लूप से हमारी 3 इक्वेशन आ जाएंगी। और हमारे पास यहां पर वेरिएबल कितने हैं, I1 है, I2 है और I3 है। 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन हमारी इनफ हैं और 3 ही इक्वेशन हमें चाहिए, ऐसा आप मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लूप 1 की बात करते हैं। सबसे पहले लूप 1 की बात करते हैं। लूप 1 ए बी सी ए, हम ए से चले और ए पर ही वापस आ गए। अब देखिए इस लूप में सम ऑफ पोटेंशियल, समेशन ऑफ पोटेंशियल कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ गई। अब देखिए ए से बी तक जब मैं जाऊंगा तो करंट प्लस से माइनस की ओर जाता है, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहा हूं तो माइनस का लिखूंगा। यहां पर करंट कितना है इस रेजिस्टर में, I2। V इक्वल्स टू IR होता है, 4 इंटू I2 करूंगा तो ये वोल्टेज हमें मिल गए माइनस के 4I2। क्लियर है? अब देखिए B से C की तरफ आऊंगा तो प्लस से माइनस की ओर आ रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का। अब देखिए इस ब्रांच में करंट कितना है, I2 प्लस I3 इस ब्रांच में करंट है, और रेजिस्टर कितने का है, 2 का है। V इक्वल्स टू IR कर दूंगा तो वोल्टेज हमें मिल गए। अब देखिए C से A की तरफ हम जा रहे हैं तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, और इस ब्रांच में कितना करंट है, I1 करंट है, तो माइनस के 1 इंटू I1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस के I1 लिख सकता हूं। ठीक है, माइनस के I1।
अब देखिए ये वोल्टेज के लिए हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10 वोल्ट हो जाएगा। प्लस का 10 वोल्ट बराबर कितने के हो गया, 0 के बराबर हो गया। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, ठीक है। अब देखिए दूसरी लूप की हम यहां पर बात कर रहे हैं, लूप सेकंड। हमारे पास लूप सेकंड कौन सी है, लूप सेकंड हमारी ये है, ए से चले सी पर, फिर डी पर, फिर ए पर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि इन लूप ए सी डी ए लूप में हम यहां पर पहुंच गए। तो फिर से मैं यहां पर क्या कह सकता हूं कि समेशन ऑफ पोटेंशियल कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ए से सी तक जब मैं यहां पर पहुंचूंगा तो ध्यान दें, प्लस से माइनस की ओर जा रहा हूं तो माइनस के 10 वोल्ट लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। अब देखिए करंट ऐसे आ रहा है I1, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो ये प्लस का I1 लिखा जाएगा। क्लियर है सभी को। अब देखिए C से D की तरफ हम जा रहे हैं तो इस ब्रांच में प्लस से माइनस की ओर करंट जा रहा है, I2 प्लस I3 माइनस के I1। तो माइनस का कितना हो जाएगा, इन ब्रैकेट I2 प्लस I3 माइनस के I1, और ये रेजिस्टेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2। तो यहां पर हमने 2 कर दिया, ठीक है। अब D से A की तरफ हम जा रहे हैं तो करंट तो हमारा ऐसे आ रहा है प्लस से माइनस की ओर, लेकिन हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस का ये वाला करंट इनटू ये वाला रेजिस्टेंस, प्लस का 4I1 माइनस के I2। क्लियर है। और ये सम ऑफ पोटेंशियल कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई, सेकंड हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब आगे की तीसरी लूप हमने कौन सी सेलेक्ट करनी है। तीसरी लूप हमारी कौन सी है, लूप थर्ड, तीसरी इंडिपेंडेंट लूप। बी से ई पर पहुंचे, फिर डी पर पहुंचेंगे, फिर सी पर, फिर बी पर पहुंच जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं बी ई डी सी बी, ये हमारी इंडिपेंडेंट लूप हो गई। इसमें भी समेशन ऑफ पोटेंशियल कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आई होगी। अब देखिए बी से ई तक पहुंचे, कोई पोटेंशियल नहीं मिला। ई से डी तक पहुंचेंगे तो ये पोटेंशियल मिले हमें 5 वोल्ट। क्लियर है। तो हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो इसको मैं माइनस का 5 वोल्ट लिखूंगा। क्लियर है। अब देखिए डी से सी तक जब हम पहुंचेंगे तो माइनस, करंट हमारा ऐसे आ रहा है तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो हमने प्लस लिखा। करंट कितना है, I2 प्लस I3 माइनस के I1, और रेजिस्टेंस कितना है, 2 इंटू 2, V इक्वल्स टू IR। ठीक है। अब C से B की तरफ चलेंगे तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो प्लस हमने लिखा 2 इंटू, और इस ब्रांच में करंट कितना है, I2 प्लस I3 है। ठीक है। 2 इंटू I2 प्लस I3 0 के बराबर हो गया। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई 3। अब देखिए 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करना ही आता है, इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करना ही आता है। तो आप यहां से I1 I2 I3 की वैल्यू बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये एक्सपेक्टेड सवाल है जो आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई कि इस तरीके के सवाल को हमें कैसे टैकल करना है, कैसे टैकल नहीं करना है। तो यहां तक की कहानी आप सभी को क्लियर हुई होगी। और किरचॉफ लॉ से की मदद से किसी भी सर्किट को टैकल करना भी आप सभी को आ गया है कि किस तरीके से हम टैकल करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इससे आगे का सवाल लास्ट 2023-24 बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल हमसे पूछा गया था। तो इस सवाल को हम यहां पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दें, हमसे क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग फिगर शोज ए सर्कुलर डायग्राम, वी कैन फाइंड द करंट थ्रू एन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर्स यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स। सबसे पहली बात, हमें किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करके हमें करंट की वैल्यू बतानी है। करंट के अलावा और भी हमें पॉइंट दिए गए हैं तो उन सब के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इन सभी पॉइंट्स के बारे में समझिएगा। सबसे पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि विच पॉइंट आर एट सेम पोटेंशियल इन द सर्किट। इस सर्किट में हमारे ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमारी सेम पोटेंशियल में है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि पोटेंशियल कब डिक्रीज नहीं होगा। ध्यान दें, अगर वायर में आपको रेजिस्टर या कैपेसिटर
या इंडक्टर जब तक आपको दिखाई ना दे तब तक हमारे पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आता है। क्लियर है सभी को? तो आप सभी ने यहां पर क्या जाना कि पोटेंशियल कब चेंज नहीं होंगे, जब तक आपको किसी वायर में रास्ते में रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर दिखाई ना दे, तब तक पोटेंशियल हमारे क्या है, सेम है। जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये बैटरी है हमारी 6 वोल्ट की, ठीक है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो ये पॉइंट हमारा 6 वोल्ट पर है, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा 0 वोल्ट पर है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए पॉइंट 6 वोल्ट पर है, तो बी पॉइंट भी हमारा 6 वोल्ट पर होगा, क्योंकि इस रास्ते में ना कोई रेजिस्टर है, ना कोई कैपेसिटर है, ना कोई इंडक्टर है, ठीक है। उसी तरीके से सी पॉइंट भी हमारा 6 वोल्ट पर होगा, क्योंकि इस रास्ते में ना कोई कैपेसिटर है, ना कोई इंडक्टर है, ना कोई रेजिस्टर है, क्योंकि कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर ही वोल्टेज को खाने का काम करते हैं। जब रास्ते में इन तीनों में से कोई आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, हमारे वोल्टेज में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट हमारे बताने कौन कौन से हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए, बी और सी, इन तीनों पॉइंट का तो पोटेंशियल कैसा है, हमारा सेम है। क्लियर है सभी को? अब देखिए ये 0 पोटेंशियल है, बीच में रेजिस्टर आ गया तो H वाले पॉइंट का पोटेंशियल हमारा 0 नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि H वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर हमने X माना, तो अगर H वाले पॉइंट का पोटेंशियल X है तो G वाले का भी X ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ना कोई रेजिस्टर है, ना कोई कैपेसिटर है। उसी तरीके से F वाले का भी क्या होगा, X होगा। उसी तरीके से J वाले का भी पोटेंशियल क्या होगा, X होगा, क्योंकि ना कोई कैपेसिटर, ना इंडक्टर, ना रेजिस्टर। क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे पॉइंट हैं H, F, G और इसके अलावा H, F, G और J, इन चारों पॉइंट का पोटेंशियल एक जैसा होगा। क्लियर है सभी को? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर जानने की कोशिश करें। डी वाले पॉइंट की अगर हम बात करें, डी वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैं y मानता हूं तो ई वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल y होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ना कोई रजिस्टर है और ना कोई कैपेसिटर है। क्लियर है? तो हम यहां पर कह सकते हैं कि डी कॉमा ई, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। आप यहां से एक और चीज देख पा रहे हैं कि ए बी सी तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। आई वाले पॉइंट की अगर हम बात करें, इसका भी पोटेंशियल हमारा 6 वोल्ट ही होगा। तो ए बी सी कॉमा आई पॉइंट की अगर हम बात करें, कॉमा आई पॉइंट की अगर बात की जाए, तो इनके भी पोटेंशियल हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई कि सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट हमारे कौन से हैं, कौन से नहीं है। तो यहां तक आपने समझा है। अब देखिए नेक्स्ट हमसे सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट इज द करंट थ्रू आर्म बीजी। बीजी आर्म से हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो ये हमें निकालना है। किसकी मदद से निकालना है? किरचॉफ लॉ की मदद से हमें निकालना है। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट बड़ी आसानी से निकल सकता है, लेकिन हमें किसकी मदद से बताना है? किरचॉफ लॉ की मदद से बताना है। अगर उसने सवाल में ये कह दिया है कि किरचॉफ लॉ की मदद से आप निकालिए, तो सवाल को आपको किरचॉफ लॉ की या किरचॉफ रूल्स की मदद से ही आपको उस सवाल को टैकल करना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि ध्यान देने की कोशिश करिएगा। हमारे पास 2 लूप हमारे पास हो जाएंगे, एक I1 और एक हमारे पास कौन सी हो जाएगी, I2। क्लियर है सभी को? I1 और I2 दोनों लूप में हमें क्या निकालना है, करंट। हमें दोनों लूप की इक्वेशन हम निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, सबसे पहले तो हमने क्या किया, यहां से इस बैटरी से हमने I करंट निकाला, और ये I करंट इस जंक्शन वाले पॉइंट पर पहुंचा, और इस वाली ब्रांच में I1 और इस वाली ब्रांच में I2 करंट चला गया। देखिए इस सर्किट को और ज्यादा मैं मॉडिफाई करता हूं यहां पर अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। ध्यान दें, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, और इस 6 वोल्ट की बैटरी के साथ ये 10 ओम का रेजिस्टर यहां पर कनेक्ट है। आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ये 5 ओम का रेजिस्टर है, और ये क्या आपका 5 ओम का रेजिस्टर है। दोनों के दोनों कैसे, सीरीज में है। सीरीज में रेजिस्टेंस को अगर जोड़ना है तो सीधे सीधे उनको जोड़ दो। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये भी कितना हो गया, 10 ओम हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर इस बैटरी से हमने आई करंट ड्रॉन किया है, तो आई करंट यहां पर पहुंचा, इस जैसे ही जंक्शन पॉइंट पर पहुंचेगा तो करंट का हमारा इक्वल डिवीजन होगा I/2, और इसमें भी हमारा करंट कितना जाएगा, I/2 जाएगा। क्लियर है? क्योंकि दोनों रेजिस्टर हमारे कैसे हैं, सेम है। तो यहां से I/2 करंट आ जाएगा,
और यहां से भी कितना I/2 करंट आ जाए, I/2 प्लस I, तो यहां पर कितना करंट हो जाएगा इस वाली ब्रांच में, I करंट हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन में अब हमारा एक ही वेरिएबल है I। अगर I की वैल्यू अगर पता चल गई तो सवाल का आंसर निकल आएगा। एक वेरिएबल तो हमें एक ही इक्वेशन की जरूरत है। इन लूप फर्स्ट की हम बात करते हैं। इस पॉइंट को A नाम दिया, B नाम दिया, C नाम दे देता हूं, इसको D दे देता हूं, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि इन लूप ABCDA क्लियर है। तो इस लूप को हमें किरचॉफ लॉ से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए A से B जाएंगे तो माइनस से प्लस की ओर, तो प्लस का 6 वोल्ट हो गया। यहां से यहां तक कोई वोल्टेज नहीं, प्लस से माइनस की ओर आ रहे हैं, तो माइनस का I/2 इंटू 10 क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट यहां पर जानी गई, यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल नहीं, ये 0 के बराबर हो गया, तो ये कितना हो गया 5 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि I की वैल्यू कितनी हो गई 5/6 कितनी हो जाएगी, ये 5I इक्वल्स टू 6 हो गया। तो I की वैल्यू हो गई 6/5। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, इस ब्रांच को हमने क्या कहा है बीजी ब्रांच में हमारा करंट I/2 जा रहा है, I/2 जा रहा है। अगर I की वैल्यू अगर हमारी कितनी आई है 6/5 आई है, तो I/2 करंट जा रहा है, तो इसका 1/2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बीजी ब्रांच से निकलने वाला करंट 3/5 एम्पियर हो गया। क्लियर है सभी को। अब देखिए आगे का सवाल हमसे क्या कह रहा है, यहां तक किरचॉफ लॉ की मदद से आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब आगे सवाल कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर R3। R3 रजिस्टर के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल हमें निकालना है। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि R3 रजिस्टर कौन सा है, हमारा ये वाला रजिस्टर है R3, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, V इक्वल्स टू IR है, ठीक है। अगर R3 के अक्रॉस निकालना है तो करंट इन I3, क्लियर है सभी को। अब देखिए I3 में करंट हमारा कितना जाएगा 3/5 ही तो जाएगा कि नहीं जाएगा, क्लियर है। इस वाली ब्रांच में भी हमारा 3/5 है और इस वाली ब्रांच में भी हमारा 3/5 है। R3 रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 5 है, तो मैं ये कह सकता हूं 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 कितना आ जाएगा 3 वोल्ट हो जाएगा। तो ये सवाल आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। अब देखिए सवाल ये कि व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर R2 रजिस्टर में पावर डिसिपेटेड हमारी कितनी होगी। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं, देखिए पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, पढ़ के ही आए, VI होता है, ठीक है। VI के अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए तो V इक्वल्स टू IR भी लिख सकता हूं, तो मैं इसको I² R भी लिखा जा सकता है। अगर पावर डिसिपेशन R2 में पूछा है तो करंट इन R2 रजिस्टर लिखा जाएगा I2 का स्क्वायर इंटू R2। तो अब देखिए पावर I2 करंट जो R2 रजिस्टर से पास कर रहा है, R2 रजिस्टर से भी पास करने वाला करंट कितना है 3/5 एम्पियर है। तो हमने यहां पर कितना लिख दिया 3/5 एम्पियर का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9/25। R2 रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 से ही 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो पावर कितनी हो जाएगी 9/5 वॉट हो जाएगी। इतनी पावर डिसिपेटेड होगी इस रजिस्टर के अंदर, इतनी पावर हमारी खर्च होगी इस रजिस्टर के अंदर। ये सवाल हमसे 2023-24 के सेशन में पूछा गया था। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको बार बार रिपीट करके आप देखें, क्योंकि कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने बेसिक से इसमें नहीं समझाया हो आपको। अब देखिए आगे की स्लाइड में हम चलते हैं, आगे की स्लाइड में ध्यान देने की कोशिश करें, बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले यहां पर जानने की कोशिश करिएगा हमसे क्या कह रहा है कि यूजिंग किरचॉफ्स लॉ ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर बैलेंस्ड स्टेट इन व्हीटस्टोन ब्रिज। कहने का मतलब क्या है, हमें व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हमें बतानी है, किसका यूज करके किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करके हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहां पर आपको सर्किट बना करके दिया है और सर्किट की पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर दी है। ध्यान दें, हमने क्या लिया, एक सर्किट लिया, एक सर्किट में ये रेजिस्टर हमारा कितना है P और ये रेजिस्टर Q है, ये R है, ये रेजिस्टेंस हमारा S है, ठीक है। P और D पॉइंट के बीच में हमने क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया। क्लियर है सभी को।
गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद इस बैटरी से हमने आई करंट ड्रॉ किया है। आई में से I1 करंट इस ब्रांच में चला गया, I2 इस ब्रांच में चला गया। एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। इन व्हीटस्टोन, इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, no current is passing through galvanometer और इन ब्रांच, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और इन ब्रांच BD। क्लियर है? इट मींस करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना होगा? 0 के बराबर होगा। तो Ig की वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। ये लाइन हमने सबसे पहले लिख दी, ठीक है। अब देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हम यहां पर 2 लूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लूप की अगर बात करें तो एक लूप ये बना देता हूं और एक लूप हमने ये बना दी। क्लियर है? अब देखिए, 2 लूप बनाने के बाद इन लूप फर्स्ट हमारी कौन सी है? ए से चलेंगे हम बी पर, बी से फिर डी पर पहुंचेंगे, डी से फिर ए पर वापस आ जाएंगे। तो इसको मैंने लूप फर्स्ट कह दिया। ध्यान दें। अब देखिए, अगर ये आई करंट गया तो इसमें I1 करंट गया, ये Ig तो 0 हो जाएगा। तो I1 करंट इसमें ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, I1 करंट इसमें ऐसे चला जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। जिस तरीके से ये I2 करंट जा रहा है, उसी तरीके से I2 करंट इस रेजिस्टर से होते हुए यहां पर मिल जाएगा, और I1 और I2 मिलकर के फिर से कितने हो जाएंगे? I हो जाएंगे। ध्यान दे, फिर से समझा रहा हूं। इस बैटरी से हमने I करंट ड्रॉ किया, I करंट ड्रॉ करने के बाद I1 इसमें चला गया, I2 इसमें चला गया। ठीक है, करंट इन गैल्वेनोमीटर या इस ब्रांच में बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में करंट हमारा 0 होता है। बाद में हम पुट करेंगे, उससे पहले ही हमने पुट कर दिया है। तो I1 करंट जैसे ही यहां पर पहुंचेगा तो ये I1 यहां पर पहुंचेगा, क्योंकि इस ब्रांच में तो कोई करंट नहीं है। I2 जैसे यहां पर पहुंचा तो ये इधर ना जाकर के ये इधर सीधे जाएगा। तो I1 प्लस I2 जैसे ही इस जंक्शन पॉइंट पर मिलेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा? फिर से I बन जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई। इन लूप फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, ए से चले, करंट हमारा प्लस से माइनस की ओर जाता है, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो माइनस के I1P लिख सकता हूं इसको। ठीक है, इस ब्रांच में ना कोई करंट है, ना कोई रेजिस्टर है, ना कोई पोटेंशियल मिलेगा आपको। अब देखिए, डी से ए की तरफ हम आएंगे तो माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं, तो इसको लिखेंगे प्लस का I2 इंटू क्यू। क्लियर है? सम ऑफ पोटेंशियल ये कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ध्यान दें, I2Q को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, I1P I2Q के बराबर हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि I1 अपॉन I2 बराबर हो गया कितने के? P अपॉन Q के। क्लियर है सभी को? PQRS हमारे क्या है? यहां पर रेजिस्टर है। ठीक है, अब देखिए, इन लूप सेकंड की हम यहां पर बात कर रहे हैं। लूप सेकंड के बारे में आपको समझना है। ध्यान दें, ये लूप हमारी सेकंड है, तो मैंने यहां पर लिखा इन लूप सेकंड। सेकंड लूप हमारी क्या है? बी से सी गए, सी से डी गए, डी से फिर बी पर आ गए, बी सी डी बी। क्लियर है? बी से सी तक जाऊंगा तो प्लस से माइनस की ओर जा रहा हूं, तो ये करंट कितना है? I1, तो माइनस के I1 इंटू आर। ठीक है, अब देखिए, यहां से यहां आएंगे तो कितना मिलेगा? माइनस से प्लस की ओर आएंगे, क्योंकि करंट I2 ऐसे जा रहा है, प्लस से माइनस की ओर, माइनस से प्लस की ओर आएंगे तो प्लस के I2 इंटू एस। अब देखिए, इस ब्रांच में कोई करंट है ही नहीं, तो सम ऑफ इस ब्रांच में पोटेंशियल हमारे 0 मिलेंगे। बी पॉइंट पर पहुंच गए, सम ऑफ पोटेंशियल 0 के बराबर हो गया। तो मैं यहां से फाइनली कह सकता हूं I1 अपॉन I2 कितने के बराबर हो जाएगा? R अपॉन S के बराबर हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को आपस में जब कंपेयर करेंगे तो देखिए, I1 अपॉन I2 P अपॉन Q और I1 अपॉन I2 R अपॉन S, इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं ये कह सकता हूं, अगर P अपॉन Q और R अपॉन S का रेशियो अगर
इक्वल आ जाता है तो इस बीडी ब्रांच में क्या है, आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। बीडी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा, इट मींस, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ डी पॉइंट हो जाता है। इसी वजह से इस ब्रांच में हमारा करंट फ्लो नहीं करता है। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा चुका है, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा क्या है क्या नहीं है। तो आपसे ये पूछा भी जा चुका है सवाल, और मैंने प्रीवियस ईयर का ये सवाल लिया है। अब देखिए आगे के सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं, इस सवाल के बारे में जानने की कोशिश करें, बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल हमसे क्या कह रहा है कि ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, ठीक है, इज बेंट इनटू शेप ऑफ सर्किल। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास कोई एक वायर है जिस पूरे वायर का रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 12 ओम है, और उसको हमने सर्किल के फॉर्म में क्या कर दिया है, बेंड कर दिया है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एज सोन इन फिगर, फिगर में दिखाया भी गया है, इस सर्किल के फॉर्म में इसको क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। ए रेजिस्टर ऑफ 10 ओम, 10 ओम का रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड। अब देखिए 10 ओम का रेजिस्टर हमने क्या किया है, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, क्लियर है। एंड सी एंड डी, सी और डी पॉइंट आपको दिखाए गए। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ, किसी बैटरी का ईएमएफ हमारा कितना है, 8 वोल्ट है, इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमारी कनेक्टेड है, एक ए और बी से हमारी 8 वोल्ट की बैटरी हमारी कनेक्टेड है। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू आर्म एडी, इस आर्म एडी में फ्लो होने वाला करंट हमें बताना है कि कितना करंट हमारा फ्लो करेगा। और ये हमें एंगल दे रखे हैं, ये 60 डिग्री का एंगल है और ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है। मैं ये कह सकता हूं कि ध्यान देने की कोशिश करिएगा, बेसिक इंफॉर्मेशन बताना चाह रहा हूं। 360 डिग्री की अगर बात करें तो 360 डिग्री में 12 ओम रेजिस्टर आपका कवर किया है। एक सर्किल अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको आगे बताना चाह रहा हूं। अगर ये 120 डिग्री बना रहा है, ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन 120 डिग्री बना रहा है, तो 120 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 3 इंटू 120 बराबर क्या कर सकता हूं, 12 ओम कर सकता हूं। तो 3 से 4 टाइम्स, तो इसका मतलब 120 डिग्री में 4 ओम हो गए, क्लियर है सभी को। इसका मतलब इधर की तरफ ध्यान देने की कोशिश करिएगा, ये जो इधर की तरफ पॉइंट है हमारे, ये डी पॉइंट है, इस वाले पार्ट की जो रेजिस्टेंस है ये कितनी रेजिस्टेंस है, 4 ओम है। तो बाकी के रिमेनिंग पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 ओम हो जाएगी, क्लियर है सभी को। तो यहां तक की कहानी आपने एंगल की मदद से आपने निकाल ली, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 12 है, ठीक है। अगर इतने पार्ट की 4 है तो बाकी के रिमेनिंग पार्ट की कितनी होगी, 8 ओम रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, आगे का पॉइंट हमें क्या समझना है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को समझिएगा। इस पूरे का 8 ओम, ठीक है, यहां से ये 2 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है, तो ये वाले पार्ट का यहां से यहां तक 4 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, इस वाले का भी 4 ओम हो जाएगा, इस वाले पार्ट का 2 ओम का रेजिस्टर, और इस वाले पार्ट का भी 2 ओम का रेजिस्टर हो जाएगा, क्लियर है सभी को। तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, ध्यान दें कि ये 4 ओम का रेजिस्टर और एक 4 ओम का रेजिस्टर, एक 2 ओम का रेजिस्टर, एक 2 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। 2 ओम के रेजिस्टर के बाद एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट हमारा सी है और ये पॉइंट हमारा डी है, इसके बीच में 10 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। यहां तक की कहानी सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चीज देख पा रहे हैं कि 4/2 और 4/2, ठीक है, P अपॉन क्यू आर अपॉन एस के बराबर है, P अपॉन क्यू आर अपॉन एस के बराबर है, आर अपॉन एस के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा ब्रिज बन गया, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बना कि नहीं बना, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया ये हमारा, ठीक है। अगर ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द ब्रांच सी डी, तो इसका मतलब 10 ओम के रेजिस्टर को हम हटा ही देते हैं।
10 ओम के रेजिस्टर को हटा देंगे तो ये 4 और 4 कितना हो गया 8 ओम, और 2 और 2 ये कितना हो गया 4 ओम, सीरीज में आ गए। तो इसका मतलब क्या है 8 ओम और यहां पर 4 ओम किस में आ गए पैरेलल में आ गए। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों का प्रोडक्ट करिए अपॉन इन दोनों का सम कर दिए। बात एक ही है, 1 अपॉन आर की आर ई क्यू बराबर होता है 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। मैंने एलसीएम लेकर के सीधा लिख दिया है। 8 गुणा 4/12 हो गया, 4 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, तो मैं ये कह सकता हूं 8/3 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर है सभी को, तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, इस पूरे की जगह 8/3 ओम का एक रेजिस्टर लगा करके एक 8 वोल्ट की बैटरी इससे कनेक्ट कर सकता हूं। क्लियर है सभी को। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, अब V इक्वल्स टू आई आर होगा कि नहीं होगा। करंट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, V की वैल्यू तो 8 है, आई आर की वैल्यू 8/3 है, तो 8 से 8 कैंसिल, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 3 एम्पियर आ गई। ठीक है, तो 3 एम्पियर करंट इस बैटरी के द्वारा निकला है। ठीक है, 3 एम्पियर करंट इस बैटरी के द्वारा निकलेगा। अब देखिए जैसे ही 3 एम्पियर यहां पर पहुंचेगा, 3 में से ये तो 8 ओम का रेजिस्टर है और ये क्या है हमारा कितने का है 4 ओम का रेजिस्टर है। क्लियर है सभी को, ये कितने का है 4 ओम का रेजिस्टर है। तो यहां पर करंट का डिवीजन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और देखिए करंट का डिवीजन आप सभी को करना भी आता है बहुत अच्छे से। कैसे, ध्यान दें। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक रेजिस्टर हमारा R1 है और एक रेजिस्टर हमारा R2 है। यहां पर I करंट आया, इस ब्रांच में I1 करंट चला गया और इस ब्रांच में I2 करंट चला गया। R1 R2 दो हमारे रेजिस्टर हैं। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से फोकस करें, किसी भी सवाल को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए अगर I1 करंट की वैल्यू आपको निकालनी है, I करंट तो मालूम है आपको, I1 हमारे किस में R1 रेजिस्टर में, तो ऊपर आप उल्टा लें, I करंट का डिवीजन करना है तो I1 निकालना है तो ऊपर R2 लें और नीचे R1 प्लस R2 लें। ठीक है, अगर I2 करंट अगर आपको निकालना है तो I करंट का डिवीजन R2 है, तो R2 के अपोजिट कौन है R1 है, अपॉन में R1 प्लस R2 आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से करंट का डिवीजन करते हैं। तो उसी तरीके से आप करंट का डिवीजन इसमें करेंगे तो इस एडी ब्रांच में 2 एम्पियर आएगा और ऊपर वाली ब्रांच में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्या है क्या नहीं है। आपने इस पूरे सवाल को बहुत अच्छे ढंग से आपने समझा है। ठीक है, तो ये सवाल बोर्ड में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे की स्लाइड पर चलते हैं। आपने व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन आपने यहां पर समझा, क्या है क्या नहीं है। अब देखिए अब आगे का सवाल बड़ा अच्छा है और इस सवाल को हमें सॉल्व करना है बहुत अच्छे ढंग से। ध्यान दें, हमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करंट इन ईच पार्ट ऑफ सर्किट सोन बिलो, आल्सो फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। कहने का मतलब क्या है, बड़ा इजी सवाल है ये। और इस सवाल को देखिए सर्किट में आपको दिखाई दे गया है और इस सर्किट को किसकी मदद से सॉल्व करेंगे, फिर आपका किरचॉफ लॉ की मदद से ही सॉल्व करेंगे। आप किसकी मदद से, किरचॉफ लॉ की मदद से सॉल्व करेंगे। किरचॉफ लॉ हमसे क्या कहता है कि सबसे पहले करंट का डिवीजन आप करिए। तो मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इसमें I1 करंट गया। ठीक है, I1 करंट जाने के बाद ये I करंट हमने इससे निकाला और I करंट जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेगा इस ब्रांच में हमारा I1 करंट चला जाएगा और इस ब्रांच में हमारा कितना I2 करंट चला जाएगा। इस ब्रांच से होते हुए I1, ठीक है, I1 यहां पर आते हुए और इधर से I2 करंट हमारा आएगा और I2 प्लस I3, I2 प्लस I1 फिर से कितना हो जाएगा I करंट हो जाएगा। इस बैटरी से हमने I करंट निकाला था और I करंट निकालने के बाद वापस ही इसमें I करंट आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा KCL हमने सही से अप्लाई कर दिया। मान लीजिए इस पॉइंट को A नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को B नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं C और इस पॉइंट को नाम देता हूं D, A B C D। ठीक है, इस पॉइंट को E नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को F नाम दे देता हूं।
इस पूरे सर्किट में दो हमारी इंडिपेंडेंट लूप बन जाएंगी, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों इंडिपेंडेंट लूप को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो सवाल का आंसर निकल आएगा। ध्यान दें, सबसे पहले लूप फर्स्ट की बात कर रहा हूं, और लूप फर्स्ट हमारी कौन सी है, सी डी ए बी ए सी। क्लियर है, सी से चले और सी पर ही वापस आ गए तो ये लूप फर्स्ट हो गई। लूप फर्स्ट में समेशन ऑफ पोटेंशियल कितने के बराबर होगा, किरचॉफ लॉ हमसे क्या कहता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए सी से डी की तरफ गए तो माइनस से प्लस की ओर गए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 18 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है प्लस से माइनस की ओर, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो ये माइनस का हो गया। आई करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, आई इंटू आर, तो माइनस के 2i हो गया। क्लियर है, अब देखिए ए से बी की तरफ जब आएंगे तो प्लस से माइनस की ओर आ रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, माइनस के, करंट कितना है I2, तो ये माइनस के 6i2 हो गया। बी से सी तक कोई पोटेंशियल नहीं मिला तो सम ऑफ पोटेंशियल 0 के बराबर हो गया। आप सभी को ये भी मालूम है कि आई करंट I1 प्लस I2 के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि आई करंट ही तो डिवाइड हुआ है दो पार्ट्स में। तो 18 इक्वल्स टू 2i की जगह I1 प्लस I2 लिख सकता हूं, माइनस के 6i2 इक्वल्स टू 0 हो गया कि नहीं हो गया। एक इक्वेशन आपकी ये बनी। क्लियर है सभी को। अब देखिए इसको और ज्यादा मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, 18 माइनस के 2i1 माइनस के 2i2 माइनस के 6i2 इक्वल्स टू 0। तो 18 माइनस के 2i1 और माइनस के 8i2 इक्वल्स टू 0 के बराबर हो गया। क्लियर है, एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन आने के बाद दूसरी इक्वेशन लूप सेकंड की, बच्चा यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, लूप सेकंड हमारी कौन सी है, ए से चले ए पर ही वापस आ जाएं, तो ए ई एफ बी ए। क्लियर है, अब देखिए सम ऑफ पोटेंशियल, ए से बी तक गए तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो माइनस का I1 करंट फ्लो कर रहा है, I1 इंटू 1, तो माइनस का I1 हो गया। अब ई से एफ जा रहे हैं तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो प्लस के 12 वोल्ट हो गया। ये एफ से वी की तरफ जा रहे हैं तो देखिए प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो I1 करंट इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, तो माइनस के 2i1 हो गया। क्लियर है, बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो प्लस कितना हो गया, 6i2, और ये सम ऑफ पोटेंशियल कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 12 माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 3i1 प्लस के 6i2 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है हमारे पास, तो यहां से हम I1 और I2 की बच्चा यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे का सवाल हमसे क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अगर आपको ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो आर तो हमारा ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है। आई की वैल्यू बात करें, करंट कितना है हमारा, I2 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी कितने के बराबर हो जाएगा, I2 इंटू 6 ओम। जो आप I2 की वैल्यू यहां से निकालें वो ही I2 की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन ब्रांच ए बी निकल आएगा। तो इस तरीके से ये सवाल भी आप सभी को समझ में आया होगा, क्या है क्या नहीं। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा सवाल है, आपसे पूछे जाने की संभावना है। प्रीवियस ईयर में इस तरीके के बहुत से सवाल हमसे देखे गए हैं। तो देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप केवल I1 और I2 की वैल्यू तक ही सवाल को न छोड़ें, आप I1 और I2 की वैल्यू आप सही से कैलकुलेट करें, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन अगर पहले से आती है तो आप अपने एग्जाम में टाइम को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। अब देखिए ये सवाल आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए ये सवाल हमसे एक बार बोर्ड में हमसे पूछा जा चुका है, एमसीक्यू टाइप का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है अपने आप में। अब देखिए ए सेल सप्लाईज ए करंट ऑफ 0.9 एम्पियर। कहने का मतलब क्या है, कोई भी एक सेल बैटरी को जब 2 ओम से कनेक्ट करते हैं और उसमें फिर करंट कितना 0.9 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, और आर क्या है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। आर यहां पर क्या है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इसका खुद का रेजिस्टेंस जो होता है। बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये बेसिक बात आप क्लास से पढ़ के आए होंगे। ठीक है,
अब देखिए हमसे ये कह रहा है कि अगर इसी बैटरी को जब हम 7 ओम के रेजिस्टर से कनेक्ट करते हैं तो 0.3 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। तो हमें ये बताना होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या होगी क्या नहीं होगी। तो ध्यान दें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसमें भी हम क्या लगा सकते हैं, किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? किरचॉफ लॉ की अगर बात करें तो इसको एक लूप फर्स्ट मान लेता हूं, इसको लूप सेकंड मान लेता हूं। तो लूप फर्स्ट की अगर बात करें तो देखिए यहां से यहां जाऊंगा तो कोई पोटेंशियल नहीं मिला, इससे निकलने वाला करंट हमारा कितना है 0.9 एम्पियर। तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो पोटेंशियल हमें कैसे मिलेंगे, नेगेटिव, और नेगेटिव 0.9 इंटू 2। क्लियर है? अब देखिए यहां से यहां तक जैसे ही आएंगे तो इसमें पोटेंशियल हमारे कितने मिलेंगे, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो माइनस के 0.9 इंटू आर। क्लियर है? माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो प्लस का v वोल्ट इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल नहीं, प्लस से माइनस की ओर 0.3 इंटू 7 और कैसा, माइनस का, प्लस से माइनस की ओर माइनस का, और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 0.3 इंटू आर प्लस के v वोल्ट इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशन को बच्चा इक्वेट कर दो, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, आगे का हमारा बहुत बेस्ट क्वेश्चन है और इस तरीके का सवाल आईआईटी मेंस वगैरह में हमसे बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो इस सवाल का आंसर हमें निकालना है। हमसे क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। ठीक है, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ। देखिए दो ओपन पॉइंट हमें दे रखे हैं और दो ओपन पॉइंट के लिए हम किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो यहां पर आप समझ लें, एक ही स्टेप में बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। ध्यान दें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये हमारी ब्रांच है, इसमें करंट इस तरीके से आ रहा है। करंट की डायरेक्शन देखिए बताई गई है, करंट कैसे है, 2 एम्पियर का करंट इस तरीके से है, 2 एम्पियर का करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। ये पॉइंट हमारा प्लस होगा तो ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये माइनस, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। अगर आपको किरचॉफ लॉ को इस्तेमाल करना है, अगर आपको किरचॉफ लॉ को इस्तेमाल करना है तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले ए पॉइंट की अगर हम बात करें, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, ए वाले पॉइंट को आप हमेशा पॉजिटिव लेकर के चलिए, वी ए। क्लियर है? ये लिखने का तरीका बता रहा हूं। अब देखिए ए से बी तक हमें पहुंचना है, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा। क्लियर है? प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो माइनस का 5 वोल्ट। अब देखिए माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा। इसमें कितने वोल्ट मिलेंगे, V इक्वल्स टू आई आर। 2 तो हमारा करंट हो गया 2 एम्पियर इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें 4 वोल्ट मिलेंगे। अब देखिए प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो ये कितना लिखा जाएगा, माइनस के 10 वोल्ट लिखा जाएगा। ये माइनस से प्लस की ओर हम जा रहे हैं, यहां पर ध्यान दें, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं। करंट कितना है, 2 एम्पियर का है, तो प्लस के 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इन सभी पोटेंशियल का सम लास्ट वाले पोटेंशियल के सम के बराबर होगा, वीवी के बराबर। तो उम्मीद करता हूं तो ये कहानी आप सभी को समझ में आ गई होगी, क्या है क्या नहीं है। अब देखिए वी ए इक्वल्स टू, अब हम इसको सम करते हैं तो 4 और ये कितना हो गया, 6 हो गया, और माइनस के 10 माइनस के 15 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस के 9 इक्वल्स टू वीवी हो गया कि नहीं हो गया। वी ए माइनस वीवी कितने के बराबर हो गया, 9 वोल्ट के बराबर हो गया। तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप सभी को बहुत अच्छे से लिखना आ गया कि किस तरीके से आप लिखेंगे, किस तरीके से नहीं लिखेंगे। और आपको ये भी समझ में आया है कि आप ओपन ब्रांच में किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आई। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, आगे का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक सवाल है, आईआईटी मेंस वाले बच्चे इसको बहुत ज़्यादा इस सवाल को फोकस करें, और इसके अलावा बोर्ड वाले भी आप इस सवाल को फोकस करें। ये सवाल के पूछे जाने की संभावना अच्छी है। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बोर्ड सीबीएसई बोर्ड 12th का एक जो पेपर है फिजिक्स का, वो आईआईटी मेंस के लेवल से कम नहीं है, हालांकि नीट के लेवल से तो ज़्यादा ही है। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करेगा, हमसे कह रहा है कि फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटी चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर एज द सर्किट गिवन बिलो। 3 कैपेसिटर दिए गए हैं बेटा, यहां पर अर्थिंग की गई है। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मैंने पीछे वाला सवाल सॉल्व किया है, ये सवाल भी इजी है, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगेगा, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप इस सवाल का आंसर कमेंट करें। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद ही इस पर कमेंट करना है, सॉल्व इट एंड कमेंट, ठीक है। अगर नहीं आता है तो इस सवाल का सॉल्यूशन मैं आपके ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो आपके लिए बना दूंगा, लेकिन ये सवाल करना बड़ा जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट आगे की स्लाइड में हम पहुंचते हैं। आगे की स्लाइड में ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। एक बुक से ये बुक से नहीं, एक पेपर से सवाल लिया गया है, ठीक है। बोर्ड का ही क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो। इस बोर्ड में इस तरीके का सवाल आपसे पूछे जाने की संभावना है। हमसे क्या कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट विद स्टेडी करंट कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एंड द चार्ज स्टोर्ड इन इट। सबसे पहली बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, एक पार्ट मैं आपको बताता हूं और लेकिन ये चार्ज स्टोर्ड इन इट, ध्यान दें, चार्ज स्टोर्ड इन इट। तो स्टोर्ड चार्ज कैपेसिटर में कितने के बराबर होता है, फॉर्मूला आपको बताया है कितने के बराबर होता है। आपको बताना है कि इसके ऊपर कितना चार्ज आया होगा, कंप्लीट चार्ज इसके ऊपर कितना आया होगा, तो वो हमें चार्ज की वैल्यू बतानी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम निकालना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इस सवाल के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आप सभी को बताया था कि इस चीज का इस्तेमाल हम आगे वाले सर्किट में करेंगे। स्टेडी करंट का मतलब क्या है, स्टेडी करंट का मतलब क्या है कि पोटेंशियल हमारा कैसा हो गया होगा, फुली चार्ज, पोटेंशियल नहीं, कैपेसिटर हमारा कैसा हो गया होगा, फुली चार्ज हो गया है। कैपेसिटर बिकम फुली चार्ज। जब कैपेसिटर हमारा फुली चार्ज हो जाएगा तो नो करंट इज फ्लोइंग, नो करंट इज फ्लोइंग, या जो कैपेसिटर है वो हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटर हमारा क्या हो जाएगा, वो सर्किट कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटेंस हो जाएगा। उससे हम क्या कर देंगे, कैपेसिटर को ही हटा देंगे, उस तरीके से वो सर्किट हमारा बिहेव करेगा। ध्यान दें, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि स्टेडी करंट होने के बाद इससे इस कैपेसिटर को तो हम हटा ही देंगे, ठीक है। तो ये ब्रांच में तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, केवल कौन सी ब्रांच में फ्लो करेगा, इस बाहर वाली ब्रांच में ही हमारा करंट फ्लो होगा। सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये 6 वोल्ट की बैटरी है और ये 1 ओम का रेजिस्टर है और ये एफ पॉइंट हो गया। इसके अलावा ये 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी के अलावा ये कितना हो गया, 2 ओम हो गया, ठीक है, 2 ओम। और ये पॉइंट हमारा डी हो गया, इन दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से ये पोटेंशियल हमारा क्या करेगा, बिहेव करेगा। अब देखिए मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इससे हमने आई करंट निकाला, तो ये आई करंट इस तरीके से इस वाली ब्रांच में ना जाकर के ये आई करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। क्लियर है सभी को। अब देखिए क्या मैं इस लूप में किरचॉफ लॉ इस्तेमाल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। लूप मैंने ऐसे मान ली सी से चले और सी पर ही वापस आ गए। अब तो आपको आइडिया हो गया होगा। अब देखिए प्लस माइनस से प्लस की ओर गए तो कितना हुआ, प्लस का 12 वोल्ट आ जाएगा। अब देखिए प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो माइनस के 2i हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो ये माइनस के i हो जाएगा। इसके अलावा प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो हम ये कितना हो जाएगा, माइनस के 6 वोल्ट हो जाएगा। बराबर कितने के हो गया, 0 के बराबर हो गया। माइनस के 3i प्लस 6 कितने के बराबर हो गया, 0। करंट इसमें कितना फ्लो करेगा, 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो करेगा। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई कि 2 एम्पियर का करंट हमारा इसमें क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो ये कहानी आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। जगह कम होने की वजह से मैं इस सर्किट को मिटाता हूं। तो आपने किरचॉफ लॉ की मदद से इसमें करंट आपने निकालना सीख लिया क्या है क्या नहीं है। अब देखिए आगे का सवाल यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मान लीजिए मैं कह देता हूं कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल आपका हो गया है Vc, तो ये तो हमारा पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब मैं यहां पर कह सकता हूं कि इन लूप C से D, CD E B C, क्लियर है। इस लूप में हमें क्या निकालना है, इस लूप में हमें KCL एंड KVL इस्तेमाल करना है, KVL इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो KVL सम ऑफ पोटेंशियल 0 के बराबर होता है। अब देखिए C से D की तरफ जा रहे हैं तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो प्लस का 12 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 एम्पियर का करंट हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है। 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो ये प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो ये माइनस के 4 वोल्ट हो गए, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक कोई वोल्टेज नहीं, यहां से यहां तक प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो ये कितना हो गया, माइनस के Vc हो गया। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 6 वोल्ट हो जाएगा। और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो -6 और माइनस के 4 माइनस के 10 हो गया, तो माइनस के 10 माइनस के Vc इक्वल्स टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो Vc इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकला है वो कितने के बराबर निकला है, 2 वोल्ट के बराबर निकला है। अब हमसे आगे क्या कह रहा है कि द चार्ज स्टोर्ड इन इट, तो चार्ज स्टोर्ड इन इट, तो चार्ज स्टोर्ड आप बता सकते हैं जब फुली चार्ज हो गया है। तो पोटेंशियल इस मैं ही बता देता हूं इस सवाल का आंसर। तो आपको मालूम है C बराबर Q/V होता है, ठीक है। तो हमें Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं। तो C कैपेसिटेंस मालूम है 5 माइक्रोफराड का है, और इसके अलावा वोल्टेज आपको मालूम है, वोल्टेज हमारे 2 हैं, ये 5 माइक्रोफराड है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर कितना चार्ज आया होगा, 10 माइक्रो कूलाम का चार्ज आ गया होगा। तो इस सवाल का आंसर बहुत अच्छे ढंग से आपने निकाला, क्या है क्या नहीं है। अब देखिए आगे की स्लाइड पर हम पहुंचते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था पेशेंस बनाए रखना है आपको। अगर इस लेक्चर को हम 1 शॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इस लेक्चर को 1 शॉट में कन्वर्ट किया जा रहा है तो इस ऑब्वियस सी बात है कि लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा। लेंथी है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप स्पीड में आप इसको वॉच कर सकते हैं 2x की स्पीड से, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, ये सवाल लास्ट ईयर हमसे सवाल पूछा जा चुका है और इस बार भी आपसे सवाल पूछे जाने की संभावना है, ये ठीक है। ये सवाल रिपीटेड है, मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, मैं इसको बोलने का काम करता हूं, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास इस सवाल के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है कि 2 हमारे पास सेल हैं और उनके ईएमएफ E1, रेजिस्टेंस R1, E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 हैं। तो हमें क्या बताना है कि इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इनका कितना होगा, तो ये हमें निकाल करके दिखाना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करेगा, लेकिन इसने एक बात कह दी है कि दे सेंड करंट इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ये करंट निकाल रहे हैं। मान लीजिए इससे I1 करंट निकला और इससे I2, I1 और I2 आपस में मिलकर के कितने हो गए, I करंट हो गए, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को जो सॉल्व किया जाएगा ठीक उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने किसी एक ओपन ब्रांच में KVL किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल हमने जो जैसे किया था, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से करना है। मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि इन ब्रांच मुझे A से B तक पहुंचना है, ठीक है। मुझे अगर A से B तक पहुंचना है तो मैं कैसे रास्ते में जा सकता हूं, A से B, B से C, C से D, F फिर B, ऐसे जा सकता हूं। या A से B तक पहुंचने के लिए A से B पहुंच सकता हूं, H पर पहुंच सकता हूं, G पर पहुंच सकता हूं, F पर पहुंच सकता हूं और B पर पहुंच सकता हूं। तो ध्यान दें A B C D F B, यहां पर पहुंच सकते हैं हम, इस तरीके से पहुंच सकते हैं। अब देखिए अब इस ओपन ब्रांच में अगर मैं किरचॉफ लॉ लगाता हूं तो पहले वाले पॉइंट का पोटेंशियल V है, पहले वाले को पॉजिटिव लेना है। अब देखिए यहां पर हम पहुंचे प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का E1, ठीक है, माइनस का E1। अब देखिए करंट तो ऐसे आ रहा है प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं
तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव का I1R1, ठीक है, प्लस I1R1, ठीक है। डी से एफ तक पहुंचे कोई पोटेंशियल नहीं मिला, एफ से बी तक पहुंचे कोई पोटेंशियल नहीं मिला, इन सभी पॉइंट का पोटेंशियल कितने के बराबर होगा, वीवी के बराबर होगा। तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, वी ए माइनस वीवी बराबर कितने के हो जाएगा, E1 प्लस I1, यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये वाला तो माइनस का E1 तो यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये कितना हो जाएगा, माइनस के I1R1, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वी ए माइनस वी को मैं डेल्टा वी लिख सकता हूं, डेल्टा वी E1 माइनस के I1R1 लिख सकता हूं। अब देखिए I1R1 को मैं इधर लेकर के आ सकता हूं, तो I1R1 ध्यान दें, I1R1 बराबर हो जाएगा E1 माइनस के डेल्टा वी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करेगा, I1 की वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी, E1 माइनस के डेल्टा V अपॉन कितना हो जाएगा R1, तो यहां से I1 की वैल्यू आपने निकाल ली। सिमिलरली इसी तरीके से एक इक्वेशन इस लूप की भी बनेगी, ठीक है, कहां से कहां, लूप इन ब्रांच AHGFB, इस ब्रांच में भी उसी तरीके से इसमें I2 करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E2 माइनस के डेल्टा V अपॉन R2 आ जाएगी। तो सिमिलरली इसी तरीके से इक्वेशन बन के आ जाएगी, ठीक है। आप सभी को इतना तो मालूम है कि जो हमारा I करंट है वो कितने के बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर है। तो I बराबर I1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, E1 माइनस के डेल्टा V अपॉन R1, ठीक है। मैं यहां पर सीधे सीधे इसको सॉल्व करता हूं, ध्यान दें, E1 अपॉन R1 माइनस के डेल्टा V या V अपॉन R1, I2 की वैल्यू क्या लिखूंगा, E2 अपॉन R2 माइनस के V या डेल्टा V अपॉन R2, इस तरीके से लिखा जा सकता है। I बराबर क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस के V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, में इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट हम यहां पर इस पॉइंट को और ज्यादा सॉल्व करते हैं, ध्यान दें। हमारे पास जो इक्वेशन आई है, ध्यान दें, हमारे पास जो इक्वेशन आई है उस इक्वेशन के बारे में जानें। इक्वेशन आई है I इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है, माइनस के V इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आई है, ठीक है। मैं इस पूरे टर्म को इधर लेकर के आना चाहता हूं, ठीक है, मैं इस पूरे टर्म को इधर लेकर के आऊंगा, तो पॉजिटिव 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इधर हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस के क्या हो जाएगा I। क्लियर है सभी को। अब देखिए इस पूरे टर्म को ध्यान देने की कोशिश करें, इस पूरे टर्म को मैं इधर की तरफ लेकर के जाना चाहता हूं। V इक्वल्स टू ये हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस के I अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब देखिए इसी पूरी इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूं किसके बराबर, V इक्वल्स टू IR, ठीक है, V इक्वल्स टू IR से देखिए ध्यान देने की कोशिश करिएगा। जब हमारी कोई भी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी के लिए आप एक चीज पढ़ के आए हैं कि वोल्टेज हमारी बराबर होते हैं EMF माइनस के IR के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे इक्विवेलेंट EMF होते हैं और ये हमारा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसके साथ जैसे ही कंपेयर करूंगा तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि इक्विवेलेंट EMF कितने के बराबर होगा, इतने के बराबर होगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के बराबर होगा। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए R इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो R इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन समथिंग, ठीक है। R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन R1
+1/R2। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट इंटरनल ईएमएफ आप सभी को निकालने आ गए, क्या है क्या नहीं है। तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। पिछली बार भी 2023-24 के सेशन में ये सवाल पूछा गया था, इस बार भी इस सवाल को पूछे जाने की संभावना 100% है। मैं आपसे कह रहा हूं इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाएं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा। तो ये सवाल मैंने आप सभी को समझा दिया क्या है क्या नहीं है। अभी तक की क्लास में जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है किरचॉफ लॉ के बारे में कि इसका हमें इस्तेमाल कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो ये सवाल आप सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहले ये सवाल आपने सॉल्व किया था। ये सवाल सॉल्व करने के बाद आगे की कैलकुलेशन हमारी ये है। तो ये आप सभी को समझ में आया होगा क्या है क्या नहीं है। आप देखिए अब आगे की ओर हम धीरे धीरे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। ओम्स रिप्रेजेंट ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये पूछे जाने की संभावना बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप सभी को इतना तो मालूम है कि रेजिस्टेंस हमारा कितने के बराबर होता है, ml/नीता के बराबर होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये फॉर्मूला सर ने आपको कराया होगा क्लास में। ठीक है, अब देखिए इसी की मदद से हम क्या करते हैं, कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कूलाम्स लॉ एक्चुअल में V = IR होता है। ठीक है, ये कूलाम्स लॉ का कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जब वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है तो इन्हीं स्केलर फॉर्म के ऊपर क्या करते हैं, वेक्टर का साइन लगा देते हैं, जो गलत मेथड है। ठीक है, अब देखिए इसको समझने के लिए, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी आप सभी को समझाया गया है क्या है क्या नहीं है। करंट डेंसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम J कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी हमारा क्या होता है, करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया के बारे में पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। करंट डेंसिटी आप सभी को समझ में आया। अब देखिए दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रेजिस्टेंस के बारे में सभी जानते हैं। ठीक है, और रेसिस्टिविटी के बारे में भी सभी जानते हैं। रेसिस्टिविटी, ठीक है, इसके बारे में भी सभी जानते हैं। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आप रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है बच्चा, कंडक्टेंस होता है। ठीक है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस ANCE आया तो इसके पीछे भी ANCE आया, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया। ठीक है, और इसको कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिस्टिविटी का जो उल्टा होता है, रेसिस्टिविटी का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेसिस्टिविटी सभी को समझ में आया, कंडक्टिविटी सभी को समझ में आया क्या है क्या नहीं है, कौन किसका क्या उल्टा है। ये डेप्थ में अगर आपको पढ़ना है तो आपको हमारे एप्लीकेशन से कोर्स बाई करना पड़ेगा और वो कोर्स जल्द ही लॉन्च हम करने वाले हैं। ठीक है, आप देखिए रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। आप सभी को मालूम है कि V = IR होता है। ठीक है, तो R बराबर मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, V/I लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो R की जगह मैंने यहां पर V/I लिख दिया बराबर के ml/नीता। क्लियर है सभी को, यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई। अब देखिए इससे आगे यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। I को तो मैं इधर पहुंचा देता हूं। ठीक है, I को इधर पहुंचा देता हूं और L को इधर ले आता हूं। तो L इधर ले आया और I यहां पर पहुंचा दिया, एक ही स्टेप में हमने कर दिया है। सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए आप सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बराबर हमारा क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया। पोटेंशियल अपॉन लेंथ, पोटेंशियल अपॉन लेंथ की अगर बात करें तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, ये I है, I अपॉन A को हम क्या लिख सकते हैं, I अपॉन A को हम लिख सकते हैं बच्चा करंट डेंसिटी। तो यहां पर करंट डेंसिटी J हमने लिख दिया और ये क्या होता है, M/नीट।
कितने के बराबर होता है, रेसिस्टिविटी रो के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, जे बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड और रेसिस्टिविटी रो को मैं इधर ले आऊं, ठीक है। अब देखिए रो को हम क्या कह सकते हैं, रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी कहलाता है, तो इसको मैं सिग्मा लिख सकता हूं ई। जे वेक्टर बराबर वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर भी वेक्टर लगा दिया, तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी हो गई, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया। तो ये आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको अपने पेपर में, तो बड़ी आसानी से ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आप सभी को समझ में आया। इसको समझने के लिए करंट डेंसिटी, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी वगैरह ये जितने भी टर्म रिक्वायर्ड हैं वो मैंने आप सभी को समझा दिए हैं, क्या है क्या नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंट एंड रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के ऊपर टेम्परेचर की, रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। कंडक्टर के अलावा दूसरा हमारा सेमी कंडक्टर, ठीक है, और सेमी कंडक्टर के अलावा एलॉय, इन तीनों के ग्राफ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ग्राफ से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा यहां से। देखिए मैंने वाई एक्सिस पर रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों ले लिए हैं, इधर एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर ले लिया है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर का, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा, तो ये ग्राफ बनेगा। सेमी कंडक्टर की अगर बात करें तो सेमी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का ग्राफ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इसमें क्या होती है, डिक्रीज होती है। एलॉय की अगर हम बात करें तो एलॉय का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हमारा इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये तो हमारा थ्योरेटिकल ग्राफ है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल जब हम देखते हैं तो हल्का सा इंक्रीज कर जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया। अब देखिए ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि IV कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के लिए IV कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ हमें बनाना है। तो ग्राफ आप सभी को मालूम है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान देने की कोशिश करें, V और I, ठीक है, V और I ध्यान देने की यहां पर V और I की अगर बात करें तो इनके लिए ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं आएगा। तो स्ट्रेट लाइन आपने जान लिया कि हमारा ओम्स लॉ का ग्राफ क्या है। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ ये पूछा जा सकता है कि ओम्स लॉ किस का लिमिटेशंस क्या है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसे कंडक्टर जिनका टेम्परेचर वेरी करता रहे, टेम्परेचर इज वेरिंग विद टाइम, ठीक है, टाइम के साथ ही वेरी करेगा। तो अगर वेरी करता है तो इसके लिए हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लिमिटेशंस का मतलब क्या है, कहां कहां पर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ को किन कंडीशन में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक लिमिटेशन। दूसरे लिमिटेशन की अगर बात करें, जितने भी हमारे सेमी कंडक्टर हैं, सेमी कंडक्टर के लिए कभी भी ओम्स लॉ का यूज आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है सभी को, ओम्स लॉ का यूज नहीं कर सकते। तो और भी हमारे बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन 2 ही पॉइंट्स आप लिख देंगे तो सवाल का आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बात आप सभी को समझ में आई। अब देखिए लास्ट में हमारा एक सवाल है, और इस सवाल के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और जैसा कि लगभग सभी वीडियो में मैं ऐसा ही करता हूं कि लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रखता हूं। तो होमवर्क में आप होमवर्क SW के लिए ये एक तरीके से सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको कमेंट करना है। अगर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर आपने पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज किया है। अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली आपको सवाल मिलेगा, आपके एग्जाम में मिलेगा। अगर आपने अच्छे से इसको कंप्लीट किया है तो बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे सभी सवालों को। तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि इन लेक्चर्स को कहाँ से और पढ़ सकते हैं आप, हमारे अपना एप्लीकेशन है जीनियस ग्लोबल एकेडमी, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं।
थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बहुत अच्छा आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।